तकलीफ हनुमान बेनीवाल से है कि हनुमान बेनीवाल ने क्यों भर्ती रद्द करवा दी, हनुमान बेनीवाल इतना क्यों चर्चित हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि हे भोले वाले किसान, तुम किसानों के बच्चे हो, अगर तुम हाथ में कलम लेना सीख लो और तुम अगर समझना सीख लो कि तुम्हारे साथ कौन तुम्हारा है या कौन पराया है, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। वो जोश था उस दिन तेजा भक्तों में कि जिस प्रकार वीर तेजा जी का जयकारा उन्होंने पूरे देश भर में उन्होंने गुंजायमान किया है, सबसे बड़ी पंचायत में गुंजायमान किया है और गुंजायमान होना चाहिए। रविंदर सिंह भाटी जी ने जो युवा भर्ती रद्द करवाने की ओर से जो पीड़ित थे उनके लिए कभी उन्होंने बयान नहीं बोला। ये मैं उनको कहना चाहूँगा कि आखिर क्यों, किस मजबूरी में जो है आपने इन युवाओं की चिंता नहीं करी, इन युवाओं के लिए आपने कभी शब्द नहीं बोला। तेजा जी हमेशा सत्य की राह पर चले हैं और हनुमान बेनीवाल भी उनकी राह पर चलते हुए जो बात वो कहते हैं वो खरा उतरते हैं। किरोड़ी लाल जी ने भी खूब इसमें योगदान दिया, तो धन्यवाद के पात्र किरोड़ी लाल जी भी बनते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की जनता ने सर्वाधिक अगर आरएलपी पार्टी और हनुमान जी को धन्यवाद दिया तो वो धन्यवाद के पात्र है। इस भर्ती में यथावत की मांग करने वाले जितने भी है वो एक विशेष समाज के लोग नजर आएंगे। सब नेताओं ने कहा कि कोर्ट सरकारों की होती है, कोर्ट से भी तुम उम्मीद मत करो, मतलब हमें पूरी तरीके से हर जगह टीम मोटिवेट होने पर हर जगह से हम टूटे हुए थे। मुझे लगता है कि रविंदर सिंह भाटी खुद ही अपने आप में कोई छोटा कोर्ट है जो उनको ज़्यादा पता हो, न्यायपालिका से भी ऊपर उठ के वो बात कर रहे हैं। डोटासरा राजीर ये कहते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इनको जेल में डालो। इतना भयंकर पेपर लीक हुआ कि यार हमें तो बाद में पता चला, अब जब एसओजी ने जांच करी उस समय मार्च अप्रैल में कि पेपर तो 35 दिन पहले पेपर बाहर आया। नेताओं ने बहुत पीछे रखा, इन बीजेपी कांग्रेस के सब नेताओं ने। मतलब आज गांव की 80 साल की महिला ये बात करी कि मुझे केवल हनुमान का हेलीकॉप्टर दिखा दो, तो लोग ये चाहते हैं कि भाई हनुमान जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग पिछड़े नहीं हैं, हम खेती हर किसानों के वो बच्चे हैं, हम भी हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं। तो उस समय हमें लगता था कि यार राठौड़ साहब बहुत ही मतलब युवाओं के लिए सिंपैथी प्रकट कर रहे हैं, आखिर मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये सत्ता में आएंगे। लेकिन युवाओं को और वहाँ की जनता को पहले से पता था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो आज बात प्रकट कर रहे हैं वो आगे आके जो उस भावना पे खड़े नहीं उतरेंगे। तो उन लोगों ने उनको पहले ही जो है सत्ता में आने से रोक दिया है, उनको चुनाव में हरा दिया। अगर हम वास्तव में ईमानदार हैं, अगर हम मेहनती है, जब वो इतने बड़े फर्जीवाड़े में इस इतनी विकट परिस्थितियों में वो लोग चयनित हो सकते हैं तो वो वापस मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग वही है, मैटर वही है। एक लड़का जो राजधानी के अंदर नागौर से चलकर पढ़ाई करने आता है और एक सपना लेकर आता है कि मुझे थानेदार बनना है, माँ बाप के सपने को पूरा करना है, लेकिन जब वो परीक्षा देता है तो उसके बाद पता चलता है कि मेरा तो पेपर पहले ही लीक हो गया। एक थानेदार का सपना लेकर राजधानी आया था किसान परिवार से आने वाला एक लड़का जिसका नाम है लादूराम गोदारा। आज हमारे साथ वो लादूराम गोदारा है जो कि एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा देता है और महज 3 नंबर से रह जाता है। उसके बाद जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो उस पेपर के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है और उस जंग में ये कई नौजवान साथी सरकार के खिलाफ कई वर्षों तक आंदोलन करते हैं और 2025 के अंदर 2021 की जो भर्ती थी उसको कोर्ट से रद्द करवा देते हैं। और उसी को लेकर अब एक विवाद छिड़ा हुआ है। उस विवाद को लेकर आज हम बात करेंगे लादूराम गोदारा से, कैसे भर्ती के अंदर ये धांधली हुई और कैसे नागौर जैसे ज़िले से चलकर राजधानी जयपुर में सपना सजोकर आया था, उस सपने का क्या हुआ, उन सब के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। लादू भाई, नागौर से चलकर जयपुर आए थे सपना लेकर कि थानेदार बनना है, क्या हुआ उस सपने का? देखिए, जब मैंने 12th पास करी उसके बाद में जो है एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आने का मेरा सपना था जी। उस समय पहले मैं एयरफोर्स की तैयारी करता था। एयरफोर्स में भी जो है मैं मेडिकल फिजिकल तक जाके बाद में मेरे को कान के मेडिकल में निकाल दिया था, तो फिर मेरा वहाँ मन नहीं हुआ जाने का। फिर मैं वहाँ वापस 2018 में मैं जयपुर आया। तब उस समय मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज की मुझे तैयारी करनी है और एक ऐसा जो मेरे को पद लेना है जिससे समाज और अपने आप की एक ऐसी अपनी छवि उभार सके कि जिससे अपने हाथ में एक ताकत भी आए और उससे जो है अपने समाज का अपना भी जो है कद थोड़ा ऊंचा बढ़े। तो उस समय मेरे को लोगों ने, मेरे सीनियरों ने सजेशन दिया कि यूपीएससी की कर लो, आरपीएससी की कर लो। तो उस समय मैंने जो है कुछ समय के लिए एसएससी की तैयारी करी थी। उसके बाद में जब ये थानेदार की भर्ती आ रखी थी तो मैंने एसआई की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और बीच दौरान कोरोना काल भी आया। मैंने घर पे रह के भी कोरोना काल में इसकी अच्छे से तैयारी करी थी। और उसके बाद जब मैंने वापस कोरोना काल के बाद में जब मैं वापस जयपुर आया और सितंबर में जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया
तो इसका एग्ज़ाम पहले तो एक दिन 3 तारीख को होना था। तो उसी समय हम क्या है कि हमें ऐसा पता लगने लग गया कि कुछ अंदर जो है इस पेपर के बारे में, इस थानेदार की भर्ती के बारे में कुछ चक्कर रचा जा रहा है। क्योंकि एक दिन पेपर होने वाला, आनन फानन में ये 3 दिन का आयोजित करवाने की डेट इन्होंने निकाली। तब भी हमने 1-2 दिन, उस समय कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, हमने प्रयास किए थे खूब, 2-3 मंत्रियों के पास भी गए, लेकिन हम उस समय बच्चे थे, ज़्यादा समझते थे इन चीज़ों को। और उस समय जो बेरोज़गार नेता हुआ करते थे, उनके पास हम कई बार गए तो उन्होंने वही है कि हमें भटकाव वाला रास्ता दिखाया खूब तरीके से, जो उस बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन फिर हमारे मन में एक ही चीज़ था कि यार ज़्यादा हम सड़कों पे इधर उधर भागेंगे तो पेपर में पीछे रह जाएंगे, क्यों ना चलो जैसा भी हो अपन अपनी मेहनत को वहाँ 100% दे के पेपर तो दे ही देते हैं। हाँ। तो मेरा 14 तारीख को पेपर था, जयपुर सेंटर था, मैंने पेपर दिया। तो जब मेरा 14 को पेपर था तो मेरे को 13 तारीख का जो पेपर हुआ था वो पहले ही सोशल मीडिया पे आने लग गया, खबरें आने लग गई थी, बीकानेर से जो वायरल हुआ वो चीज़ें। तो एक तरीके से क्या है कि पेपर देने से पहले ही अंदर से तो वैसे ही टूट चुके थे कि यार मोटिवेशन था वो कम हो गया। बिल्कुल ओबियसली कि यार जब ये पेपर लीक हुआ, इतनी बड़ी खबरें आई, सेंटर के अंदर से ओमारे वायरल हुई, तो अब अपना पेपर किस हिसाब से अपन कैसे माने कि बहुत सही तरीके से या पारदर्शी तरीके से अपने पास आएगा, क्या पता अपना पेपर भी लीक हुआ होगा। लेकिन आखिर बेरोजगार कर क्या सकता है, उसकी सुनने का कौन होता है। तो उस समय यही होता है कि चलो पेपर तो देख के आते हैं। पेपर देख के आए, पेपर अच्छा हुआ। लेकिन जब 3 दिन के पेपर आयोजित होने के बाद जब बहुत सारी चीज़ें सामने आई सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपरों में, मीडिया में, और तमाम जो है नेताओं के ट्वीट पे, फेसबुक पे सब लोगों ने डाला। उस समय विपक्ष में थी ये भाजपा की सरकार, इन सब नेताओं ने ट्वीट किए पेपर लीक हुआ, रद्द होना चाहिए। लेकिन होना क्या है, कुछ नहीं होना। वही बातें हुई जो आज चल रही है वर्तमान परिदृश्य में कि विपक्ष की सरकार ने खूब जो है माहौल बनाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने सड़कों पर विरोध भी किया था, उस समय भी बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव के नेतृत्व में किया था। लेकिन बेरोजगार नेता उस समय उस कगार पे था कि आने वाले चुनाव में उसको टिकट लेना था। हमें झांसे में लेके आए और 2-3 बार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया, तो फिर वहाँ से हमें पुलिस ने फिर से भगा दिया। फिर 3-4 दिन किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में हुआ। तो उस समय ये तमाम डोटास राजीर ये कहते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इनको जेल में डालो। तो ऐसे बयानों से क्या है कि जो बच्चा जो होता है तो तैयारी करने वाला, वो ज़्यादा आंदोलन और उनकी भूमिका जानता नहीं है। वो डर के मारे सोचता है कि यार फिर तैयारी कर लेंगे, वो टूट के क्या है कि वापस तैयारी करने लग जाता है। घर वाले उसको बोल देते हैं कि क्या हुआ। और सामने आगे 2-3 एग्जाम और थी, पटवार की, वीडियो की, तो हम उस तैयारी में लग गए। और पटवार का एग्जाम क्या है कि नज़दीकी था, तो फिर मन में पूरा यही चल रहा था कि यार इतना भयंकर पेपर लीक हुआ, कोई सुनने को नहीं, क्या होगा। तो वो भी नहीं हुआ। फिर वीडियो में मैं 2 गुणा में सेलेक्ट हुआ था। और उसके बाद में जब जांच वाँच बंद हो गई थी, क्लीन चिट दिलवा दी थी गहलोत सरकार ने, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो सब वापस तैयारी में लग गए। यानी महीने भर उस समय माहौल अच्छा हमने बनाया, लेकिन कोई सुनने का, कोई ऊपर तक की बात नहीं पहुँची, तो सब वापस तैयारी में लग गए। 2022 बीत गया, 23 बीत गया, 23 के चुनाव के समय ऐसा है कि भर्ती में आपका परिणाम क्या रहा? मेरा परिणाम ऐसा है कि भर्ती में ये रहा कि मैं फाइनल में 3 नंबर से रहा था। अगर पेपर लीक नहीं होता तो मानो कि 3 नंबर यानी मेरे लिए नीचे चली जाती शायद। हाँ बिल्कुल, कि मैं उस दर्जे में आ सकता था और मैं भी आज थानेदार हो सकता था। लेकिन इतना भयंकर पेपर लीक हुआ कि यार हमें तो बाद में पता चला, अब जब एसओजी ने जांच करी उस समय मार्च अप्रैल में, कि पेपर तो 35 दिन पहले पेपर बाहर आया। आप सोच सकते हो कि यार 35 दिन पहले पेपर बाहर आना, मतलब आज भी अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ तुरंत अगर वायरल होती है तो वो सोचो कि सेकंडों में कितनी वायरल हो जाती है, यानी जंगल में आग की तरह फैल जाता है। वही कहानी हुई। लेकिन सरकार ने जांच एजेंसी तो गठित करी, एसओजी ने अच्छी जांच करी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी के लिए, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज तक राजस्थान में नहीं हुआ। एक ऐसा जो है मिसाल काम उन्होंने किया है जो राजस्थान का जनता, राजस्थान का युवा और हम लोग तो युगों युगों तक याद रखेंगे उसको। लेकिन 1.5 साल तक जो है मामला चलता गया। हम लोग उसके बाद में हम आगे की पंक्ति में आए, क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि यार उस समय इतना भयंकर पेपर लीक हुआ और 2 साल 3 साल निकाल दिए, और आज अगर हम चुप रह गए तो आने वाले समय में और कितना क्या होगा। हम तैयारी करते रह जाएंगे, किताबों के पन्ने पलटते रह जाएंगे, आंखों के चश्मे के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, घर वालों से कितना पैसे लेंगे। आज एक बात बताओ कि अगर उस समय में 21 में थानेदार बन जाता तो आज घर वाले पर महीने जो है 10-12 हज़ार रुपये बेचते हैं। तो 4 सालों में 10-12 हज़ार की कैलकुलेशन निकालो, घर वालों ने मेरे ऊपर और कितना
कर्जा से लेके 5 पोस्ट लाख दे रुपए दी। मान लीजिए। 4 से 5 लाख रुपए ये कोचिंग की फीस, मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी चल रही है तो वहाँ की फीस, और खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, त्योहार के लिए, और 25-27 साल की उम्र का जो युवा होता है छोटे मोटे, उसके भी घूमने के फिरने के शौक होते हैं, तो कभी कभार एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है। यार इस उम्र तक घर वाले भी मना कर देते, मना कर देते हैं कि भाई कब अब तक तो पैसे ऑब्वियसली लगाएंगे। करते हैं घर वाले, तब जाके हमें मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा, सड़कों पे लड़ना पड़ा। मैंने कहा अब कोई बेरोजगार नेता लड़ने नहीं आएगा, अपन को खुद को आगे की पंक्ति में आके लड़ना पड़ेगा। तब जो है मैंने, विकास भाई ने ये कदम उठाया और हम लोग आगे की पंक्ति में आके लड़ते गए, और लड़ते लड़ते हम वापस अप्रैल मई से लड़ते लड़ते शुरू हुए। उस समय मैं थोड़ा सा कम आगे की पंक्ति में था क्योंकि मेरा 2023 का RS मेंस भी था, तो मैंने एक मेंस भी दिया। तो फिर जुलाई के बाद में तो मैंने ऐसा ठान लिया, मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस समय RPSC के RS के घोटाले भी सामने आए, मुक्ता राव के, पद्मा के, ऐसे सुनते थे तो यूँ मतलब आंखों में खून के आंसू आते थे कि यार हो क्या रहा है अंदर पूरा सिस्टम, आखिर हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आखिर आने वाले बच्चे हैं या हमारे छोटे भाई हैं, हम लोगों के साथ इतना गलत हुआ है तो हम कब तक किताबें पलटेंगे, कौन बोलेगा, आखिर अपनी आवाज़ को उठाएगा कौन। इन नेताओं के क्या होता है कि नेता 2 दिन तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं होते, ये बयानबाजी करके निकल जाते हैं। तो हमें सड़कों पर आके हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, मेरे को आज खुद को भी याद नहीं है कि उस समय पिछले 1.5 साल में, मतलब मार्च अप्रैल से लेकर आज वापस अगस्त आ गया, मैं मार्च अप्रैल 2024 से वापस लगा था, और आज वापस ये मान लो कि अगस्त सितंबर आने को शुरू हो गया 2025। कंटिन्यू 1.5 साल तक जो हमने आंदोलन किए, टंकियों पे चढ़े, रिद्धि सिद्धि पे किए, वो किए, अग्रिम पंक्ति में आगे, मुकदमे भी लगे, लेकिन उसके बाद में ये धारण कर लिया था कि जब SOG इतनी खतरनाक जांच करी, इतना कुछ हुआ तो अपन को रुकना नहीं है, अंतिम पड़ाव तो जाना। और जो सरकार ने वादा किया कि हम रद्द करेंगे, उस सरकार से जो है हम मांगे मनवा के रहेंगे, चाहे सरकार वादा खिलाफी पे उतर जाए। न्यायपालिका पर हमें भरोसा है क्योंकि इतने सबूत और तथ्य सामने आ गए थे। जब इतनी भयंकर गड़बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं कोर्ट सर्वोपरि होता है, क्योंकि संविधान में हम पढ़े लिखे लोग हैं तो अपन को पता होता है कि भाई कार्यपालिका विधायिका से भी सर्वोपरि मानी जाती है न्यायपालिका। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है स्वतंत्र प्रभाव से कार्यवाही करते हुए एक्शन लेती है, और लेती आई है ऐसे मुद्दों पर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनमें लेती है। तो हमें पूरा का पूरा विश्वास था कि न्यायपालिका विश्वास के तहत जो है ऐसी कार्यवाही करेगी और निस्संदेह हमें न्याय मिलेगा। और मुझे आज भी याद है जब हम प्रदर्शन करते थे, जिस 4.5 महीने हम शहीदी स्मारक पे बैठे थे, तो खूब लोग हमें कहते थे सोशल मीडिया के माध्यम से भी और ऐसे भी कहीं मिलते थे तो कि कुछ नहीं होना जाना, अगर सरकार करती तो कर देती, कोर्ट से तो तुम उम्मीद ही मत करना। मैं इतने नेताओं को बता दूं, जब मैं इससे पहले विधानसभा क्षेत्र चल रहा था हमारा शहीदी स्मारक के धरने से पहले, तब मैं खूब इन सब नेताओं के पास गया। मैंने कहा साहब आप सदन में मांग उठाओ, सरकार को कहो कि वादा खिलाफी कर रही है। मैं कांग्रेस वालों के पास भी गया, मैंने कहा आपने चाहे गलत किया होगा लेकिन आपकी सरकार से तो ये कहो कि अब तो जांच हो गई, सामने आ गया मामले के लिए जो है जो आपने वादा किया सत्ता में आने पहले मैनिफेस्टो में, उस वादे को तो निभाओ। इन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा, सरकार इतनी निष्कर्मणीय है, ये सकारात्मक है, पर्ची की बनी हुई सरकार है, क्या उम्मीद करोगे। तो हमने कहा साहब कोर्ट से उम्मीद करते हैं। तो सब नेताओं ने कहा कि कोर्ट सरकारों की होती है, कोर्ट से भी तुम उम्मीद मत करो। मतलब हमें पूरी तरीके से हर जगह डिमोटिवेट होने पर हर जगह से हम टूटे हुए थे, लेकिन दिल में इतना कॉन्फिडेंस था, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो हमारे तथ्य और सबूत है वो इतने मजबूत है। हमें पता था कि ऊपर वाला जरूर न्याय करेगा। अगर ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेके आया है तो हमें वो जो है परिणाम तक भी लेके जाएगा, और उसी का परिणाम रहा 28 अगस्त को जो है माननीय न्यायपालिका ने भर्ती रद्द करने के ऊपर वाले के आगे देर है अंधेर नहीं बिल्कुल है। और 4 साल बाद ऐसा ही भर्ती का जो परिणाम था उसको लेकर कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये भर्ती रद्द की जाती है। आप सबको खुशखबरी भी मनाई और बधाइयाँ भी मिली, लेकिन जो थानेदार लगे हुए थे वो भी फिर सड़कों पे उतरे। अब क्या लग रहा है कि वो सड़कों पे उतर गए, वो चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। देखिए कि कुछ साथी इसके अंदर, जैसे कि मैं बताता हूँ, कुछ मेरे भी जानकार है, कुछ साथी है लेकिन वो बहुत कम संख्या में हैं। जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि कितनी संख्या में, लेकिन जिस प्रकार से SOG की जांच और जो माहौल और जो गड़बड़ियाँ और अनियमितता इसके अंदर पाई गई है, उसके हिसाब से ये है कि इस भर्ती के अंदर 500 से 600 लोग फर्जी है। क्योंकि अभिषेक भाई की जैसे जैसे जांच बढ़ती है, मैं जानता हूँ कि जो अभी कुछ दिन पहले जो भाई गिरफ्तार हुआ उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, फील नहीं आता था कि ये जो है पेपर लेके बना है, और आज वो जो अखबार के अंदर खबर आई है कि पेपर चोर है। तो मैं कहता हूँ कि 200, 100, 150, 200 की संख्या में कुछ साथी इसके अंदर ईमानदार भी कहने का मतलब आपने गांव में एक कहावत चाला कि शुद्ध चिपक लिया जगह ज़्यादा। हाँ बस बात चीज़ है। अगर
देखिए कि उन भाइयों का दर्द भी जायज़ है जो अल्पसंख्या में जितने भी है, चाहे एक आदमी भी हो, 100, 150, 200, उनका दर्द जायज़ है। लेकिन उन लोगों को जो है थोड़ा सा कठोर दिल रखे, समाज हित में और प्रदेश हित में जो है, जनहित में ऐसा एक जो है आहुति उन लोगों को देनी चाहिए कि यार अगर हमारी आहुति से और हमारे को जो है इस फैसले का स्वागत करके, अगर हम लोग जो है ये काम न करके भाई गम न करके अगर ऐसा माने कि भाई जो न्यायपालिका सर्वोपरि उसने जो फैसला दिया है उसको हम मानते हैं, और अगर हमारी आहुति से अगर आज भर्ती रद्द न्यायपालिका ने करी है, अगर हम वास्तव में ईमानदार हैं, अगर हम मेहनती है, जब वो इतने बड़े फर्जीवाड़े में इस इतनी विकट परिस्थितियों में वो लोग चयनित हो सकते हैं तो वो वापस मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग वही है, मैटर वही है, समय ही तो ज़्यादा लगा है। आखिर आज वो लोग कह रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं कि हमने हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाया, गहने बेचे, ज़मीनें गिरवी रखी, तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि हमारे भी परिजन थे, उन्होंने भी 2021 तक जैसे आपको पढ़ाया हमें पढ़ाया। 21 के बाद में तो आप जो है ट्रेनिंग भी करने लग गए, आपको तनख्वाह भी मिलने लग गई, आपके तो महीने के 20-22 हज़ार आने भी शुरू हो गए। हमारे को तो आज भी घर वाले दे रहे हैं वही 10-12 हज़ार। तो सोचो कि 4 साल में जो आपके उस एक नंबर से, जो आधे नंबर से, जो इन माफियाओं से, चोरों से जो लोग बचे रहे हैं पीछे, वो कितने रखें। अगर एक व्यक्ति की भी सीट अगर ख़राब हुई है तो उसने 4 साल में कितने पैसे जो है ख़राब किए, वो सोचने वाली बात है। लेकिन उस पर कोई नहीं सोच रहा, सब अपने लाभ के लिए सोच रहे हैं। हमें भी बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनके परिजनों को ये सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार से जो है अपशब्द यूज कर रहे हैं, न्यायपालिका के लिए भी, एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी के लिए भी, नेताओं के लिए भी। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा भर्ती रद्द न्यायपालिका ने करी है। जो भर्ती में अनियमितता, गड़बड़ियाँ और जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ, उसके आधार पर सबूतों और जो है तथ्यों के आधार पर उन्होंने कानूनी निर्णय लिया है। जो एसआईटी ने जांच करके जो रिपोर्ट और चार्जशीटें पेश करी है, उसके आधार पर जो है न्यायपालिका ने निर्णय लिया है। न्यायपालिका के निर्णय को स्वागत करना चाहिए। यही लोग जब पहले मामला न्यायपालिका में चल रहा था तब सब कह रहे थे, क्योंकि इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने मना कर दिया तो इनको लगा कि कोर्ट भी सरकार के अधीन ही होता है, सरकार से ऊपर क्या होता है। लेकिन अगर ये मेहनती और पढ़े लिखे लोग तो इनको सोचना चाहिए कि कोर्ट सर्वोपरि होता है। हर जगह ये नहीं होती कि सरकारों के अधीन न्यायपालिका के चलते नहीं चलती है। पब्लिक हित और जनहित से जुड़े हाँ 1-2 मैटर ऐसे होते हैं कि जहाँ सरकार के अधीन भी मामले चल जाते हैं कोर्ट के, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि जो मामला पब्लिक डोमेन का होता है, जो मामला आने वाले समय के लिए जो एक लैंडमार्क होता है, उस मामले के लिए कहीं ना कहीं जज को भी जो है पब्लिक से जुड़े हुए मुझे देखना पड़ता है कि यार इतना बड़ा हुआ है तो आखिर इनको न्याय कौन देगा। जज ने ये देखा है कि यार दोनों सरकारों ने इन युवाओं के साथ छल कपट किया है, इनसे वादा करके वादा खिलाफी की है, इनके परिजनों ने कितने इन पर पैसे लगाए हैं, कितने खर्च हुआ, आखिर ये युवा आज कहाँ जाएंगे। जिस संस्था ने एग्जाम कंडक्ट कराए वो संस्था इसमें सलिम तो पाई गई है, तो आखिर ये न्याय किससे करेंगे। तो जज ने इस प्रकार न्याय दिया है। फैसला तो ले लिया, लेकिन उन लोगों का क्या जिस तरीके से कि जो लोग इसी एसआई भर्ती में लगने के लिए कई उन नौकरियों को छोड़ के आए थे जो पहले से कहीं ना कहीं लगे हुए थे, कहीं सेटल थे। देखिए कि आपकी बात सही है कि जो पूर्व में जॉब छोड़ के आए, चाहे सेंटर से हो चाहे स्टेट से हो, कुछ लोग सोशल मीडिया पे वीडियो भी आपने देखे होंगे। बिल्कुल, कि जो वो देखिए, मैं उन जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रहे हैं, मैं उन सब लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि जो न्यायपालिका जो होती है, न्यायालय कभी भी आंसुओं से और भावनाओं से नहीं चलता। न्यायपालिका हमेशा तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, इन सब मामलों के आधार पर चलती है। वो मुद्दा देखती है कि जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस जनहित से जुड़े में जन भावना क्या है। अगर जन भावना ये चाहती है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ कुठाराघात हुआ है, तो वो देखता है। न्यायपालिका का काम होता है जांच के आधार पर, तथ्य और सबूत के आधार पर फैसला देना, और वो न्यायपालिका ने किया है। अब उस न्यायपालिका के फैसले को इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। अब आगे का जो काम मामला है वो सरकार का है। न्यायपालिका ने भर्ती रद्द करके सरकार को जो है दे दिया कि भाई आप एक्शन लीजिए। अब सरकार को ये करना चाहिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि सरकार आखिर आज 7 से 8 दिन हो गए, सरकार क्यों जो है लेट कर रही है। आखिर सरकार ही इन लोगों को मौका दे रही है कि नहीं आप लोग माहौल क्रिएट करो, ताकि हम जो है, जो पहले हम चाहते थे भर्ती रद्द नहीं हो तो नहीं चाहे, क्योंकि सरकार को पता है कोर्ट के आदेश की अवमानना हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने भर्ती रद्द करी है तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को त्वरित प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करके
ये सरकार का काम है कि जो सेंटर से जॉब छोड़ गए हैं, सेंटर की गवर्नमेंट से बात करें, उन लोगों को वापस पूर्व की जॉब दे। जो स्टेट के जो लोग जिन्होंने जॉब छोड़ी, चाहे वो किसी भी वैकेंसी में रहे हों, वो वापस दे सकते हैं। 2 साल तक उन लोगों को वापस वो जॉब मिल सकती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। और सरकार को जल्दी से जो है आरपीएससी को जो है नोटिस देना चाहिए कि क्योंकि भर्ती रद्द आरपीएससी करेगी, आरपीएससी को नोटिस देना चाहिए कि भाई आप जो है भर्ती रद्द कीजिए। 859 और 1015 की एक साथ करवानी है, एक अलग करवानी है, कि एज में छूट क्या देनी है, सरकार का काम है। और सरकार अब इस मामले में ज़्यादा देरी नहीं करे, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा देरी कर दी है। अगर जितना जल्दी हो सके सरकार आरपीएससी को नोटिस भेज के भर्ती रद्द करवाने का आरपीएससी से नोटिस निकलवाए, और सब लोगों को जो है राय मसला करके मीटिंग करके पूर्व की जॉब छोड़ के उनको जॉब दी जाए, एज में छूट दी जाए, और जो भी अलग करवानी है या सम्मिलित रूप से करवानी भर्ती आयोजित करवाए। क्योंकि अपन को पता है कि दोनों तरफ से पीड़ित युवा परेशान है। हम लोग तो 4.5 साल से परेशान हैं, वो लोग तो आज 4 दिन से जो अपने कुंठा जाहिर कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। तो भाई साहब, हमारा धनी धोरी कौन है? कोई तो हमारा भी होगा। आखिर न्यायपालिका ने हमारी जो है दुख दर्द हमारे को समझा है, तो आज हम जश्न मना रहे, क्यों नहीं मनाएंगे? लोग हमारे पर आरोप लगा रहे कि इस प्रकार से जश्न मना रहे जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा इन्होंने घट जीत लिया हो। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, आप इतना गम क्यों जाहिर कर रहे हो जैसे कोई आपकी जागीर चली गई हो, या फिर इसी भर्ती में आपका कोई ऐसा लाभ था कि उस वजह से आप इतने अनुचित हो गए कि आपको आगे जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं? ऐसा क्यों? और उनके साथ साथ उन नेताओं पे मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जो अभी विधानसभा चल रही है तो आवाज़ उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सबसे पहले रविंदर सिंह भाटी ने बोला है। देखिए कि रविंदर सिंह भाटी युवा नेता है, लड़ने वाले नेता है, और यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, तो उनको समझना चाहिए। उनको जो पलड़ा होता है उसके दोनों पल्लू को समझना चाहिए कि न्याय क्या है। मैं उनको कहना चाहूँगा, रविंदर सिंह भाटी का, मैंने जब हम शहीद स्मारक पर बैठे थे तब किसी मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि ऐसा ही भर्ती को लेकर युवा धरना दे रहे और लगातार विवादित मामला, आप क्या कहना चाहोगे? तो रविंदर सिंह का जवाब था कि मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और जो भी फैसला कोर्ट का होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। रविंदर सिंह भाटी ने उस समय एक लेटर भी जारी करके कहा था कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, शायद आपने देखा होगा। देखिए कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी जिस प्रकार से, देखो वो युवा नेता है, यूनिवर्सिटी से निकले हुए लड़ने वाले नेता है, मैं ज़्यादा उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन उनको एक विधायक होने के नाते और एक युवा होने के नाते उनको ये समझना चाहिए कि आप पलड़े के दोनों पहलू देखिए। न्याय जो मिलता है ना वो दोनों तरफ से मिलता है। आप ये देखिए कि मुझे कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि एक समाज हित का मुझे इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। जिस प्रकार से आज तक कभी भी रविंदर सिंह भाटी जी ने जो युवा भर्ती रद्द करवाने की ओर से जो पीड़ित थे उनके लिए कभी उन्होंने बयान नहीं बोला। ये मैं उनको कहना चाहूँगा कि आखिर क्यों, किस मजबूरी में जो है आपने इन युवाओं की चिंता नहीं करी, इन युवाओं के लिए आपने कभी शब्द नहीं बोला। आपने कहा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा था कि भाई मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, तो कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी, तो आखिर वो आप फैसला क्यों नहीं मान रहे हो? आखिर ऐसी क्या चिंता आपको जाहिर हो रही है कि आप उस फैसले के अगेंस्ट जाके भी जो है आप उन युवाओं के साथ आके उनकी आवाज़ उठा रहे हो और ये कह रहे हो उनके साथ गलत हुआ? तो हम युवा नहीं हैं, हमारे साथ गलत नहीं हुआ क्या? राजस्थान के जो अन्य जो 8 लाख अभ्यर्थी है उनके साथ इन 859 लोगों को छोड़ के उनको क्यों नहीं करे हो? आखिर मैं उन रविंदर सिंह जी को कहना चाहूँगा कि भाई साहब, थोड़ी बहुत आप मर्यादा भी रखिए, थोड़ा बहुत आप न्याय की उस हद तक पॉलिटिकल मूवमेंट से परे हट के ये सोचिए कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो उस तथ्यों और सबूतों के आधार पर दिया है। बहुत लंबी सुनवाई चली, 1 साल की 40 सुनवाई के बाद में फैसला दिया है। तो या तो मुझे लगता है कि रविंदर सिंह भाटी खुद ही अपने आप में कोई छोटा कोर्ट है जो उनको ज़्यादा पता हो, न्यायपालिका से भी ऊपर उठ के वो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको ज़्यादा पता हो। तो मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि आप ऐसी कोई सलाह दे दीजिए जिससे कोई उन जस्टिफाई कर सके कि कौन ईमानदार है या कौन ईमानदार नहीं है। या फिर मुझे लगता है कि ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई ज़्यादा ही उनको चिंता हो रही है समाज हित की या उन लोगों की, जैसे कोई उनमें उनका कोई ज़्यादा लाभ था या कोई ऐसी वो दिलासा प्रकट कर रहे हैं जैसे कोई उनकी जागीर चली गई हो, इसी भर्ती में उनका सब कुछ था। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो भी मांग लेके आए, अगर वो वास्तव में वो ज़्यादा ईमानदार थे, बहुत कुछ थे, तो उन लोगों के लिए इतना कहिए कि आप वापस तैयारी करके प्रकट करिए। जो उन लोगों के लिए शब्द यूज हुए थे, फर्जी, चोर, बेईमान, वो आप इस पद के लिए एक कलंक बन गया था, थानेदार पद के लिए वो सारे शब्द। तो आप समाज हित में और समाज में उन सब लोगों को दिखाइए कि हम फर्जी नहीं है, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है। आप वापस परिश्रम करके, मेहनत करके, एक बात बताओ कि अगर जब बारिश होती है, जब फसल किसान बोता है,
अगर किसी साल अकाल पड़ जाता है तो फसल नहीं होती, तो वो किसान ये कहता है कि ये ज़मीन बेकार चली गई, इस ज़मीन ने हमारे को कुछ पैदा करके नहीं दिया। क्या नहीं दिया भाई? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई। अगली साल जब बारिश होती तब हो जाती है। तो आपने तैयारी करके नौकरी हासिल करी है वास्तव में, तो अगर आप 2-3 साल के मामले में अगर इस समाज हित में भर्ती रद्द हो गई है तो आप वापस अपनी मेहनत से तैयारी करके वापस दिखाइए कि हम ईमानदार थे। तब समाज आपको उस डबल नज़रिए से देखेगा कि वास्तव में आप ईमानदार थे, और जितने भी चयनित होकर आएंगे हम उनको सम्मानित करेंगे कि आप वास्तव में ईमानदार थे, क्योंकि हम हमारा हक मांग रहे हैं। वो जो कुंठा जाहिर करे उनको समझना चाहिए, उन नेताओं को सबको समझना चाहिए कि दोनों पहलुओं को समझना चाहिए। आप देखोगे कि रविंदर सिंह भाटी, जो गजेंद्र सिंह शेखावत, और एक आज मैंने अभी वीडियो देखा बानसूर से, अलवर से भी कोई विधायक है। अगर इन चारों पांचों को आप देखोगे तो एक ही नज़रिया पेश आ रहा है कि एक समाज हित का इसके अंदर रोल आ रहा है कि एक विशेष समाज को जो है इस भर्ती रद्द होने से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कोई भी भर्ती जो होती है वो एक सभी समाज की होती है। वहाँ आप समाज हित को मत देखोगे, मेरे समाज से इतने लोग सेलेक्ट हुए, मेरे समाज के मोजीज और बड़े लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप जो है भर्ती रद्द के फैसले का स्वागत नहीं करके जो भर्ती रद्द नहीं कराना चाहते उनका साथ दीजिए। तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको राजनीति में बहुत आगे तक जाना है। आप ऐसी बात पेश कीजिए जिससे जो है दोनों तरफ के युवा भी खुश हों और आपको लगे। अब तो सीधा साधा आएगा, आपको ये कहना चाहिए कि कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो इस फैसले का स्वागत करें। कहाँ बात रही दूसरी? कोर्ट के फैसले का, निर्णय का स्वागत करें, लेकिन इन सब के जैसे निर्णय आता है तो जिस जंग को किरोड़ी लाल मीणा ने छेड़ा था जब सत्ता में नहीं थे, और सत्ता में आते ही वो यहाँ इस आंदोलन से थोड़ा किनारा कर लेते हैं, फिर इस जंग को लेते हैं हनुमान बेनीवाल हाथ में। आप लोग हनुमान बेनीवाल के पास जाते हैं और हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 4 महीने तक धरना चलता है। फिर जैसे ही भर्ती रद्द हो जाती है तो ये जंग छिड़ जाती है कि एक क्रेडिट किसको जाए, हनुमान बेनीवाल को जाए या फिर किरोड़ी लाल मीणा को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कि मैं अगर कोई क्रेडिट की बात करेगा, देखिए दोनों सम्मानीय नेता हैं राजस्थान के, दोनों लड़ने वाले नेता हैं। एक पूर्वी बेल्ट में अपनी मजबूत छवि रखता है और एक पूरे राजस्थान सहित उत्तरी भारत में मजबूत छवि रखता है हनुमान बेनीवाल। लेकिन जिस नेता ने अंत तक हिम्मत नहीं हारी, हमारे को हौसला दिया, हमारे कंधे मजबूत किए, और 4.25 महीने बहुत होते हैं, कोई छोटा नहीं होता। आज 1 दिन 2 दिन भी कोई संघर्ष करके देखे तो उसको पता चलेगा कि धूप, बारिश, सर्दी, हर मौसम के अंदर दिन रात उन्होंने अगर वहाँ संघर्ष किया तो किन परिस्थितियों में किया है। अगर उन परिस्थितियों में और उन मौसमों में अगर किसी नेता ने आपके हौसले मजबूत किए अंत समय तक, तो आप कैसे उस नेता को क्रेडिट नहीं दोगे? क्योंकि वो उस नेता को यकीन था, उसको पता है कि भाई मैं करवा सकता हूँ, तो उन्होंने हमेशा हमारे हौसले मजबूत करके हमारे को हिम्मत दी। और अंततः जब भर्ती रद्द हुई तो हमें इतना मालूम हुआ कि अगर वास्तव में यार एक नेता जो एकमात्र अपनी पार्टी से अकेला सांसद होते हुए यहाँ इस राजस्थान की सरकार के सामने, यहीं नहीं केवल दिल्ली की वो सबसे बड़ी पंचायत में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुद्दा 2 बार 3 बार उठाता है और हमेशा उनको फिक्र होती है, और उन्होंने अंत समय तक हमारी को हिम्मत दी है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो क्रेडिट राजस्थान की जनता उसको देगी। क्योंकि बात ये नहीं होती कि कब कब किसने मुद्दा उठाया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस लड़ाई में सबका योगदान रहा है। किरोड़ी लाल जी ने भी खूब इसमें योगदान दिया, तो धन्यवाद के पात्र किरोड़ी लाल जी भी बनते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की जनता ने सर्वाधिक अगर आरएलपी पार्टी और हनुमान जी को धन्यवाद दिया तो वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उन्होंने अंत समय तक हिम्मत नहीं हारी, वो हौसला और वो उन लोगों को जो है मजबूती उन्होंने दी है, तो जिसके लिए पूरा राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर घर के अंदर उन्होंने ये इस पेपर लीक की अलग जगह है कि ऐसा ही भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है। जिनकी एक आवाज़ पे लाख लोग जयपुर में इकट्ठे हो सकते हैं, तो उनको धन्यवाद क्यों नहीं देगी वो जनता? धन्यवाद देने के लिए वो जनता है, वो युवा है जो धन्यवाद देते हैं। और जिस युवा को ये लगता है, जिस जनता को लगता है कि हमारे को कैसे पता चला कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, कि हनुमान जी के धरने की वजह से चला या हनुमान जी की रैली की वजह से चला, तो वो धन्यवाद हनुमान जी को देंगे और वो पात्र है। और मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद एसओजी को, एसओजी के एडीजी वीके सिंह को, माननीय न्यायपालिका को, हनुमान बेनीवाल जी को और उनकी पार्टी को, किरोड़ी लाल जी को, मैं सबको लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी मेहनत दी है। और सबसे बड़ा धन्यवाद राजस्थान की जनता को, जिन्होंने अपने सपनों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा हमारे को मजबूती दी। लेकिन जैसे ही ये फैसला आता है, जो एसआई में लगे हुए थानेदार थे वो कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने हमारा भविष्य खराब कर दिया है। इसका मतलब मैं उन लोगों को सबसे बड़ा बेईमान मानता हूँ इस बयान पे। वो ईमानदार हो ही नहीं सकते जब उनको यही नहीं पता कि भर्ती रद्द किसने करी है।
भर्ती रद्द माननीय न्यायपालिका ने करी है। न्यायपालिका ने इतनी लंबी सुनवाई के बाद तथ्यों और सबूतों के आधार पर भर्ती रद्द करी है। हनुमान बेनीवाल जी ने धरना दिया है, हनुमान बेनीवाल जी ने सरकार के सामने धरना दिया है। क्या कोर्ट धरनों से, उन चीज़ों से चलता है, आंसुओं से? आप दे लो धरना। अगर कोर्ट आपके धरने देने से वापस इस आदेश को ले लेता है तो आप दे दीजिए। कोर्ट तथ्यों और सबूतों से चलता है। न्यायपालिका ने लंबी सुनवाई कर तथ्यों, सबूतों, भ्रष्टाचार और अनियमितता इस भर्ती में गड़बड़ियाँ पाई गई, तब ये फैसला दिया है। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि न्यायपालिका ने फैसला देकर सरकार को दे दिया है। जजमेंट पढ़ना चाहिए उन लोगों को। मुझे तो लगता भी नहीं है जो ये बयानबाजी कर रहे हैं उन लोगों ने जजमेंट भी पढ़ा होगा। 202 पेज का जजमेंट है। जब भी पढ़ेंगे ना, उनको 4 दिन तो पढ़ने में लगेंगे, समझने में लगेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जजमेंट ऐसे ऐसे शब्द, एक ल्यूज पॉइंट जज ने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो इस भर्ती में हुआ नहीं। और सबसे बड़ा आरपीएससी को इतना नंगी करा है उस जजमेंट के अंदर जितनी आज तक कभी नहीं हुई उस प्रकार से। और आने वाले समय में सुनवाई भी है उस आरपीएससी के मैटर के ऊपर। तो उन लोगों को हनुमान बेनीवाल पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेता ने अपनी बात पे रहते हुए वो धर्म निभाया है। जिस राजस्थान की जनता और राजस्थान के युवा जो उनसे चाहते थे कि हमारे साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, जो फर्जी लोगों की वजह से हम रहे हैं, तो हमारे को न्याय दिलाइए। नेता ने अपना वो काम किया, लेकिन भर्ती रद्द तो कोर्ट ने करी है। तो आप इसका मतलब तो आप हनुमान बेनीवाल जी से, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये एक विशेष समाज को चिंता हुई है जो बार बार हनुमान बेनीवाल पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके धरने पे कर रहे हैं। बाकी अगर समझदार और ईमानदार लोग हैं तो उनको समझना चाहिए कि भर्ती कोर्ट ने रद्द करी है। न्यायपालिका के फैसले के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर भी आपको कुछ चिंता है और आपको इस फैसले से जो है स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आप डबल बेंच में जाइए, आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, आप इस फैसले को चैलेंज कीजिए। हम आगे भी लड़ेंगे। अगर यहाँ तक आए हैं, हम यहाँ आके जीते हैं, तो अब तो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है कि हम तो और ज़्यादा मजबूती से जीतेंगे। इस फैसले को कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन जजमेंट के अंदर एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था, मंजू शर्मा का। आरपीएससी के मेंबर है वो और डॉक्टर कुमार विश्वास की पत्नी है। उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम चर्चाओं का विषय बना हुआ था मंजू शर्मा का। मंजू शर्मा ने देखो इस्तीफा भी दे दिया है। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ वो डिनर करते हुए शामिल फोटो में पाए गए। राठौड़ साहब के घर पे वो दिखाई दिए, कुमार विश्वास। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मंजू शर्मा ने इस्तीफा भी दे दिया है। इतनी मतलब उस जजमेंट के बाद में आप देखोगे कि आनन फानन में 3 दिन बाद उसने इस्तीफा दे दिया है। और लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि मंजू शर्मा और संगीता आर्य और जो लोग अभी भी, जैसे संजय सोतरिया, शिव सिंह राठौड़, ये जो लोग, इन सब लोगों के अगर जजमेंट में नाम है, ये सब लोग सलीमता में पाए गए हैं, इन सब के ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर मंजू शर्मा ने अपने को आपको बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया है। इतने बड़े पद से कोई इस्तीफा यूँ ही नहीं दे देता था। आरपीएससी का मेंबर अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। अगर उस पद पे बैठ के उन्होंने गलत किया है, राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया, नेताओं के साथ बैठ के जो उन्होंने चक्करव्यूह रचा है, सिस्टम को वीकनेस करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसको डर था कि अब जो है एसओजी मेरे को गिरफ्तार कर सकती है या मैं भी जेल जा सकता हूँ। जब रामूराम राय का, बाबूलाल कटारा जेल जा सकते हैं तो मंजू शर्मा क्यों नहीं जा सकती? तो मेरा भी नंबर आ सकता है तो मैं फटाफट इस्तीफा दे दूँ, फिर मेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमारी युवाओं की सरकार से जो है ये गुहार है कि, और न्यायपालिका को भी जो मैं से भी हमारी गुहार है, और हम आने वाले जो डबल बेंच सुनवाई होगी जो उन याचिकाकर्ताओं ने लगाई है, उसमें भी हम कहेंगे कि आरपीएससी के मामले को लेकर, वैसे भी 10 तारीख को हमारी हियरिंग है इस मैटर पे, जो जजमेंट में आरपीएससी को घेरा है, उस आरपीएससी के उस मामले में 10 तारीख को जजमेंट है। तो उसमें सब लोगों की वहाँ हमारे वकील की तरफ से हम मजबूत पैरवी करवाएंगे कि इन सब की जाँच होनी चाहिए। और सरकार से गुहार है कि इन सब की जाँच हो। मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है तो उस इस्तीफे के बाद में जो उसकी सलीमता है उसको लेकर जो है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिन नेताओं के साथ वो लंच करते हुए या डिनर करते हुए दिखाई दे रही थी, उन नेता का नाम था राजेंद्र राठौड़। कुमार विश्वास की फ़ोटो आई थी। वही राजेंद्र राठौड़ जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, ऐसा ही भर्ती को रद्द करवा देंगे, और सत्ता में आते हैं उनके बयान बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं और कहते हैं कि 100 दोषी रह जाएं लेकिन एक निर्दोष का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। देखिए कि मैं तभी तो मैं राजेंद्र राठौड़ जी से भी कहना चाहूँगा कि एक कहावत है जो चरितार्थ होती है सामाजिक परिदृश्य में कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने उस समय जो है विधानसभा के अंदर बड़े बड़े चिल्ला के ऐसे गुंजाए कि विधानसभा की दीवारें भी हिला देती थी कि पेपर लीक हुआ है, रद्द होना चाहिए, आरपीएससी भंग होनी चाहिए, इन युवाओं की कौन सुनेगा आखिर। तो उस समय हमें लगता था कि यार राठौड़ साहब बहुत ही मतलब
युवाओं के लिए सिंपैथी प्रकट कर रहे हैं। आखिर मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये जोश सत्ता आता में था। आएंगे, लेकिन युवाओं को और वहाँ की जनता को पहले से पता था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये जो आज बात प्रकट कर रहे हैं वो आगे आके जो उस भावना पे खड़े नहीं उतरेंगे, तो उन लोगों ने उनको पहले ही जो है सत्ता में आने से रोक दिया है, उनको चुनाव में हरा दिया है। वो उसी का परिणाम है कि वो अपनी कई हुई बातों पर अडिग नहीं रहते थे, इसलिए जनता ने उनको चुनाव में हरा दिया है। और अब उनकी हार की बौखलाहट ऐसी है कि वो मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ कि समाज हित में इस नज़रिए में वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि बार बार आप देखोगे कि इस भर्ती में यथावत की मांग करने वाले जितने भी है वो एक विशेष समाज के लोग नज़र आएंगे। राजेंद्र राठौड़ जी को होना चाहिए कि जब मैंने वचन दिया है, जब मैंने लोगों से गुहार करी है, तो उस बात पे मैं खरा उतरना चाहिए। क्या आज राजेंद्र राठौड़ विधायक नहीं है तो क्या राजेंद्र राठौड़ आज भाजपा की पार्टी में अपना कद नहीं रखते हैं? बड़ा कद रखते हैं, बड़ा कद रखते हैं। वो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते थे। तो मैं तो मानता हूं कि उनको ये समझना चाहिए कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है उसको स्वागत करते हुए मैं मेरी सरकार से ये कहूँ कि भाई जो युवाओं के साथ गलत हुआ है, जो हमने वादा खिलाफी की है, जो हमारी बेइज्जती हुई है, आखिर आप देखोगे कि सरकार की इतनी बेइज्जती हुई है, भर्ती रद्द नहीं कर गए। आज मुख्यमंत्री इतने खुश थे उस दिन जब भर्ती रद्द हुई, तमाम ट्वीट करके वो सोशल मीडिया पे कर रहे थे कि हमारी SIT की रिपोर्ट की वजह से भर्ती रद्द हुई है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना खुश नज़र आ रहा है और प्रदेश के जो मंत्री है, इस बार बड़ा ऐसा नज़रिया पेश हुआ जा रहा है कि आखिर सरकार क्या है। मुख्यमंत्री अलग नज़र पेश कर रहा है, अलग खुशी जाहिर कर रहा है, मंत्री अलग पेश कर रहे हैं, विधायक अलग ही मामला चल रहा है। मतलब समझ से परे हैं कि आखिर सरकार है या क्रेडिट लेने के लिए CM साहब भी आ गए इसमें। बिल्कुल, मैं कहने वाला भी था। मैं मुख्यमंत्री तो अंदर से मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री दिल से चाहते थे कि भर्ती रद्द हो, लेकिन वही है कि राजनीतिकरण के चलते चंगुल में कुछ नेताओं के, वो मैं ये तभी तो कह रहा हूँ विशेष समाज और कुछ राजनेताओं के चलते, पर्चे नहीं आई होगी, कुछ राजनेताओं के चलते जो है उनको मजबूरन में फैसला नहीं लिया दबाव बनाया जा रहा था। बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा था। पहली बार के मुख्यमंत्री ये निर्णय लेने में थोड़े असमर्थ नज़र आ रहे हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनको यूँ महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरी पर्ची भी वापस नहीं चले जाए, मैं मेरे मंत्रियों को खुश रखूं। और फिर से वही बात है कि एक विशेष समाज का दबदबा इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है उनके ऊपर कि उन्होंने कई ऐसे फैसले जिनको लेने से पहले जो है उन्होंने कभी सोचा नहीं है। और अगर वो आज मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को रद्द करते तो आज राजस्थान में परिदृश्य कुछ और होता। आज इतनी वाहवाही होती, हर घर में भजन लाल की जय जयकार होती, आज हनुमान बेनीवाल की नहीं होती। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वो काम करके दिखाया, इसलिए आज हर जगह जय जयकार हो रही है। आज पूरी भाजपा को, पूरे कांग्रेस को, इन तमाम नेताओं को तकलीफ केवल और केवल इस भर्ती से है ही नहीं, तकलीफ हनुमान बेनीवाल से है कि हनुमान बेनीवाल ने क्यों भर्ती रद्द करवा दी, हनुमान बेनीवाल इतना क्यों चर्चित हो रहा है, हनुमान बेनीवाल का इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है राजस्थान में, इतने जगह हेलीकॉप्टर उड़ा के वो क्यों कर रहा है, आखिर हर जगह क्यों चर्चा में रहा है। अरे तो भाई साहब, जो लड़ेगा उसकी चर्चा होगी, जो काम करेगा उसकी चर्चा होगी। नेता वही है जो सच्चे वादे की उस वादों पे वो खरा उतरे। बाकी अगर आप बयानबाजी करके अगर आप अपना उल्लू सिद्धू कर रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हनुमान बेनीवाल लोगों के दिलों में बसता है, वो लोगों को काम करता है, वो सुख में जाए या नहीं जाए, लेकिन वो हर दुख के अंदर लोगों के काम करता है, अपनी बात पे खरा उतरता है, दिलासा नहीं देता किसी को। 95% जो भी बात उन्होंने बोली है हमेशा किया है। अगर 1% किसी का काम नहीं हुआ तो नहीं होते। आखिर सरकार थोड़ी है, बिना सरकार में होते हुए एकमात्र सांसद होते हुए वो इतने काम करवा पा रहा है, इतने जगह घूम रहे हैं। नेता का मतलब ही ये होता है कि आप जनहित के अंदर जाओ। अगर आप बंद कमरों में AC की हवा खा के बैठे रहोगे तो कोई आपको नेता नहीं कहेगा। अभी तेजादशमी के दिन तो पूरे राजस्थान को गा दिया था उन्होंने। बिल्कुल, किस प्रकार देखिए कि जनता में वो जोश था उस दिन तेजा भक्तों में कि जिस प्रकार वीर तेजा जी का जयकारा उन्होंने पूरे देश भर में उन्होंने गुंजायमान किया है, सबसे बड़ी पंचायत में गुंजायमान किया है। और गुंजायमान होना चाहिए क्योंकि तेजा जी के आदर्शों पे, तेजा जी के विचारों पर चलने वाले लोग ही आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। क्योंकि तेजा जी हमेशा सत्य की राह पर चले हैं और हनुमान बेनीवाल भी उनकी राह पे चलते हुए जो बात वो कहते हैं वो खरा उतरते हैं। और मैं भी तेजा जी को जो है बहुत मानता हूँ क्योंकि मुझे याद है उस समय अक्टूबर का वो समय जब मैं तेजा जी के खरनाल मंदिर में अर्जी लगाने गया था कि ये भर्ती रद्द होने चाहिए, सरकार को सद्बुद्धि दीजिए बाबा, आप ही हमारा सहारा हो। और मुझे विश्वास था कि मैंने कहा भर्ती रद्द होगी। और भर्ती रद्द होने के बाद मैं भी तेजादशमी के दिन वापस खरनाल धोख लगाने गया कि बाबा आपने जो मैंने जो आपकी अर्जी लगाई, आज मेरा काम हो गया, मैं वापस धोख लगाने आऊँगा। पर्चा तेजा
तेजा जी का जरूर वास्तव में है, और वो उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए तेजा भक्तों ने जो है हर जगह देखो 6 जगह हेलीकॉप्टर से उन्होंने उड़ा कर, और कितनी बड़ी भीड़ ने रात के 1-1 बजे महिलाओं की संख्या में और बुजुर्गों की संख्या वहाँ उनका इंतजार करती है, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। उनको लगता है कि आखिर यही एक नेता है जो हमारा काम कर सकता है, जो हमारे लिए जो है हमारी बात सुन सकता है, बाकी कोई नेता नहीं सुनते। तो यही तकलीफ है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं, सब नेताओं को यही तकलीफ है कि आखिर हर हनुमान का जगह हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा, क्यों है, हनुमान क्यों हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, आखिर सोशल मीडिया पे हनुमान क्यों चल रहा है, मीडिया में हनुमान क्यों चल रहा है, आखिर हम पैसे दे के आईटी सेल से हमारी वाहवाही नहीं हो पा रही है और बिना पैसों में लोग क्यों मर। अब तो साहब हम तो किसानों के बच्चे हैं, उन गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो मेहनत करके हमें पढ़ाते, तो हम तो जो हमारे लिए जो काम करेगा हम उसकी जय जयकार, उसकी वाहवाही करेंगे। अगर हनुमान बेनीवाल ने हमारे को सहारा दिया है, हमारे को जो न्याय दिलाया था, हम उसकी हमारे से वाहवाही करेंगे। और हम तो वही है कि अगर कोई हमारे को कोई चलते को जो वही बात है कि अगर कोई कंधे का भी सहारा दे दे तो उसके बाद में हम तो उसको पहाड़ जितना लौटा देते थे कि करोगे। तो हम हमेशा हनुमान बेनीवाल की हर जगह से वाहवाही करते हैं, क्योंकि देखो आखिर में उसने हमारे को बहुत कुछ दिया है जिन्होंने कुछ नहीं दिया जी। अगर आज ऐसा ही भर्ती की कोई गुंजाइमान पूरे देश भर में हुई है तो वो हनुमान बेनीवाल के शहीद स्मारक के धरने से हुई है। बच्चे से लेके बूढ़े तक को पता चला कि ऐसा ही की कोई भर्ती हुई। राजस्थान के बाहर से नेता आके आपको समर्थन देने लग गए थे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एमपी से, यूपी से, दिल्ली से फोन आ रहे हैं कि भाई साहब आखिर आपका संघर्ष, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप जीत जाओगे, आपका संघर्ष जीत गया है। हमारे यहाँ इतने मुद्दे पड़े हैं, आखिर कोई कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन आपका, मैंने उन लोगों को हमेशा कहा कॉन्फिडेंस रखो, इतनी चर्चा इस ऐसा ही भर्ती की हो रही है वहाँ। लेकिन एक चर्चा ये भी है, मैं व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ, मतलब मैं भी कई बाहर जाता हूँ तो मतलब मैं लोगों से सुनता हूँ कि आपके राजस्थान को एक लड़ाका मिला है हनुमान बेनीवाल के रूप में, काश हमारे स्टेट में भी ऐसा नेता होता। ऐसा क्या लगता है आपको? वास्तव में देखो लोगों की बात, मैं हरियाणा गया था, हरियाणा में मैं कई विधानसभाओं में घूमा था, इलेक्शन थे उस समय, तो वहाँ पे लोगों से मैं सुनता था। और इधर यूपी में भी मैं कई बार गया हूँ तो वहाँ के लोग भी यही कहते हैं। देखिए ये बात 100% है आपकी कि हनुमान बेनीवाल वास्तव में लड़ाका है। ऐसा नेता मैंने कभी नहीं देखा। मैं कोई विशेष बात नहीं कर रहा कि भाई मेरा उनसे ज़्यादा लगाव है तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आप नागौर के हो, चलो मान लीजिए कि भाई एक आप पूरा ऑल ओवर परिदृश्य देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो इंसान सोता कब है, आखिर वो इंसान उठता कब है, आखिर वो इंसान करता क्या। रात के 2 बजे देखोगे हनुमान बेनीवाल, सुबह आप 10 बजे देखोगे हनुमान बेनीवाल, और उसके घर के आगे आप, मैं आपको ज़्यादा तो पुरानी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन इन 4 महीनों की मैं बताऊं तो मैं उनके इस मोमेंट में बहुत करीब रहा हूं। तो मैंने देखा है कि एक फ़ोन में रात की 12-12 बजे कलेक्टर एसपी को फ़ोन कर देते थे कि बताओ किसको फ़ोन करना है। तहसीलदार को, कलेक्टर को, एसपी को फ़ोन लगाते हैं और लोगों के काम करवाते हैं। और मैंने ऐसे दिन देखे हैं कि वहाँ बिजली कनेक्शन काटने के बाद में उनके घर पे आज भी बिजली नहीं है। उनके बच्चे फ़ोन करते हैं कि पापा जी लाइट कब लगवाओगे। उनके घर पे आज भी लाइट नहीं है। उनके बच्चे कह रहे हैं पापा लोगों को न्याय दिला रहे हो, कभी हमारे भी यहाँ बिजली लगवा दो, लाइट काट के चले गए। खुद के घर की उनको चिंता नहीं है, खुद के बच्चों की चिंता नहीं है, लेकिन समाज के और पूरे देश के और पूरे राजस्थान के किसान नौजवानों को उनकी इतनी चिंता है, उनके लिए वो लड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर केवल वो, अभी कोई चुनाव का दौर भी नहीं है, लेकिन राजस्थान की जनता उनको इतना प्यार करती है कि बाड़मेर से बुलावा आया कि यहाँ भी आओ, चूरू से आया यहाँ आओ। बाड़मेर से फिर रात को गाड़ी से चले थे चूरू। अब बताओ कि एक गाड़ी से आदमी कितने सफ़र कर लेगा। तो राजस्थान के कुछ किसानों ने उनको वो सहायता दी, वो हेलीकॉप्टर से जो है सवाई करी और इतना क्रेज दिखाया कि किसान का बेटा भी हेलीकॉप्टर में घूम सकता है, बिना सरकार के रहते हुए भी हम हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं। और इतना क्रेज लोगों की भावनाओं में था कि मंत्री भी आते हैं तो इतनी सभा नहीं होती, रात को इतनी भीड़ नहीं होती। और उनको देखने के लिए हेलीकॉप्टर के हेलीपैड तक केवल और केवल एक झलक तक, मैंने एक जो है बुजुर्ग महिला का वीडियो देखा, हमारे सीकर की थी, सीकर की थी, कि वो केवल हेलीकॉप्टर तो दिखा दो, हनुमान तो नहीं मिलेगा। लेकिन तो हम लोगों को क्या है कि इतने समय तक जो है 70 साल में नेताओं ने बहुत पीछे रखा, इन बीजेपी कांग्रेस के सब नेताओं ने। मतलब आज गांव की 80 साल की महिला ये बात करी कि मुझे केवल हनुमान का हेलीकॉप्टर दिखा दो। तो लोग ये चाहते हैं कि भाई हनुमान जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग पिछड़े नहीं हैं, हम खेती हर किसानों के वो बच्चे हैं, हम भी हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं। तो हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग भी एक है कि एक हमारा भी कोई समाज का या हमारी 36 कौम का कोई हितैषी था जो विपक्ष में छोड़ो कि एक सीट ना होते हुए भी हेलीकॉप्टर में घूम के ये दिखाया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम लोगों ने आंखों से हेलीकॉप्टर देखा है, वरना कहाँ हेलीकॉप्टर देखे हैं। मैं भी आज तक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा हूँ,
तो यूँ फील आता, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई जब मैंने हनुमान बेनीवाल जी के उस हेलीकॉप्टर को करीब से देखा। मैं उनके साथ हेलीपैड पे था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब हमारा नेता अगर आज इतना मजबूत है, अगर इतना परिपक्व है, इतना कुछ कर सकता है, तो आने वाले समय में हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे रहते एक ऐसा लड़ाका हमें मिला है। तो मैं तो राजस्थान की जनता को कहता हूँ कि इस लड़ाके को जो है, इस दिए को बुझने मत देना। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। अगर पक्ष विपक्ष दोनों को इससे इतना चिंता हो रही है तो आप सोचो, किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर आपकी बढ़ती लोकप्रियता पर अगर लोग अंगुली उठाने लगे, अगर लोग आपके पीछे जो आपकी बातें करने लगे, इसका मतलब ये समझ लेना कि आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता को इतने वोट दीजिए हनुमान बेनीवाल को कि आप अपनी सरकार बना सको और आप जो चाहो वो काम करा सकते हो। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि हे भोले वाले किसान, तुम किसानों के बच्चे हो। अगर तुम हाथ में कलम लेना सीख लो और तुम अगर समझना सीख लो कि तुम्हारे साथ कौन तुम्हारा है या कौन पराया है, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि एक नज़र दिल्ली पे गड़ाए रखना और एक नज़र खेत में गड़ाए रखना। वो बात सही की है कि भाई खेत में काम करके आप 2 पैसे कमाइए, और जहाँ से जो है, क्योंकि खेत में काम करके आप 2 पैसे कमाओगे तो आप अपना जीवन यापन कर सकोगे। और एक नज़र आप दिल्ली पे गड़ाए रखोगे जहाँ से सरकार और जहाँ से ये देश चलता है। अगर वहाँ किसान के बेटे जाके अगर वो लोग वहाँ कानून और नियमों बना सकते हैं, वहाँ तुम जा सकते हो, तो तुम्हारे हित में तुम अपना काम कर सकते हो। वरना ये परिपाटी चल गई है कि नेताओं के बेटे वहाँ कोई नहीं चल रहा। आज आप देखोगे कि छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा रहे हैं प्रदेश में। क्यों नहीं करवा रहे? इनको पता है कि युवा नेता कोई आगे आ जाएगा तो क्यों नहीं, कोई हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारे बच्चों के नंबर नहीं आएंगे। बिल्कुल। इसलिए सरकारें डरी हुई है हर जगह, और इसलिए सरकार चाहती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा युवा नेताओं को मौका देते हैं, वो लड़ने वाले नेता तैयार करते हैं। जी शुक्रिया। तो ये थे लादूराम गोदारा, जो कि नागौर की धरती से निकले हैं, एक अपनी सपनों को सजोकर जयपुर आए थे और उन सपनों को चकनाचूर करने का काम किया राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। और 2023 में सत्ता बदली और सत्ता में आए भाजपा, और उस भाजपा की सरकार ने भी राजस्थान के उन युवाओं का सपना तोड़ने का काम किया। वो इसलिए किया क्योंकि सत्ता में आए तब वादा किया था कि हम SI भर्ती को रद्द करेंगे। हालांकि दुख दर्द उन लोगों का भी है, तकलीफ उनकी भी सुननी चाहिए सरकार को, जो लोग सही तरीके से थानेदार बने थे। इस पर भी सरकार को कोई फैसला करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को लेकर भी भाई ने बहुत कुछ कहा कि हनुमान बेनीवाल वो लड़ाके हैं जो रात को 2 बजे भी सरकारों को हिला देते हैं, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने उस राजनीतिक परिपाटी को बदला है जो कि कभी ऐसे सोचा करते थे कि अधिकारी ऑफिसों से, दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते, वो आज बड़े बड़े स्टेज पे मंच पर आकर किसानों की बात सुनते हैं। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। राम राम सा।